तो प्रेशर तो मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। लगातार तीसरा दिन है जबकि मार्केट्स के अंदर इस तरह का एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। पावर और मेटल ये दो इंडेक्स को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी सभी इंडेक्सेस के अंदर आज हैवी सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा है। और बजट का जो डे लो था उसको भी मार्केट ने आज ब्रीच करा। इंट्राडे में निफ्टी ने ब्रीच भी करा, उसके नीचे क्लोज भी होता हुआ दिखाई पड़ा। बैंकिंग, कंज्यूमर गुड्स ये कुछ शेयरों में प्रेशर था। आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, रियल्टी ये चारों इंडेक्सेस 1% से ज़्यादा टूटे। शुगर स्पेस के अंदर थोड़ी बहुत खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। फर्टिलाइजर में खरीदारी थी, मेटल में खरीदारी थी, सिलेक्टिव सीमेंट में पुल बैक था। लेकिन मेजरली मार्केट्स के अंदर आज सेल ऑफ का जो दौर था वो देखने को मिल रहा था। इंटेंसिटी थोड़ी सी कम आपको दिखाई पड़ेगी बिकवाली की, एटलीस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में, जहां पर फ्रंट लाइन कंपैरिजन में उतनी बिकवाली आज नहीं आते हुए दिखाई पड़ रही थी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और कुछ दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। दर्शकों के सवालों को लेकर बातचीत भी कर लेते हैं, क्योंकि उम्मीद है जिस तरह की बिकवाली आई है शायद सवाल भी ज़्यादा ही आएंगे। क्या निफ्टी साइक्लिकल हो गया है? मगर निफ्टी साइक्लिकल नहीं होता। आप इतनी बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा सा अगर बाजार ईज आउट हो भी रहा है तो क्या दिक्कत है? 18,600 से 17,200, 1000 पॉइंट, और नीचे 9,800 था शायद, वहाँ से 18,000, यानी कि दोगुना। तो दुगना होने के बाद अगर थोड़ा ईज आउट है, रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है तो अच्छा ही है। ये बात लेकिन सही है कि यहाँ पे इंडेक्स में इतना मूवमेंट नहीं आया है, हायर लेवल से फॉल, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में वो फॉल कहीं ज़्यादा इंटेंस है, कहीं ज़्यादा तेज़ बिकवाली अब तक हम देख चुके हैं। तो एटलीस्ट आप फ्रंट लाइन इंडेक्स में ज़्यादा प्रेशर आता हुआ फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा प्रेशर देखेंगे। कई स्टॉक तो इनफैक्ट 30 से 40% नीचे तक आ चुके हैं, और मेजरली कई अच्छे नाम हैं जो कि 30-40% नीचे आ चुके हैं, जहाँ पर वो कंफर्टेबल जोन्स पे आने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए फ्रंट लाइन इंडेक्स को मत देखिए, उसके कंपैरिजन मिड कैप में काफ़ी बिकवाली। और दूसरी चीज़, बाज़ार में अगर इंडेक्स स्टेबल रहेगा, मान लीजिए कुछ नहीं करता है, एक ही जगह पे खड़ा रहता है, तो आपको वैसी कोई कमाई नहीं होनी। तो बेटर है किसी ना किसी तरफ मूव करना होना चाहिए, इधर तेज़ी में या मंदी में। ठीक है, जहाँ तेज़ी आई थी वहाँ मंदी भी आ गई, क्या दिक्कत है? मोहम्मद शारिक नज़म साहब का सवाल है। रिलायंस 25 शेयर है इनके पास, 1233 रुपये के दाम पे। नज़म साहब, 1233 से तो ऑलरेडी दुगना है वो शेयर, जहाँ तक मेरी उम्मीद कहती है कि आपकी भाव से तो दुगना है, तो आपको घबराने की क्या ज़रूरत है? लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है और आपकी खरीदारी से दोगुने पे ऑलरेडी शेयर खड़ा है। और अभी भी जानकार मान रहे हैं कि रिलायंस अंडर परफॉर्म कर रहा है अपनी ट्रेजेक्ट्री, अपनी ट्रेड के हिसाब से। तो अगर ये आपकी खरीदारी से दोगुना होने के बावजूद इसे अंडर परफॉर्म मारा जा रहा है, तो अगर ये जब आउट परफॉर्म करेगा तो आपकी खरीदारी से कहाँ जाएगा? तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बने रहें। किसी बुरे दौर में अगर आपके भाव के आसपास या नीचे आए तो वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी है अभी तक तो, और बहुत सारे कारोबार हैं, बहुत बड़ा केपेक्स है। वो केपेक्स पैन आउट होने में, प्रिवेल करने में, बाज़ार में आने में, नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने में समय लगता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बने रह सकते हैं इसके अंदर। अदानी विल्मर का कल क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? शबीर साहब, देखिए, दो तरह की स्ट्रेटजी है। अदानी विल्मर है, अदानी और विल्मर दोनों ही कंपनियां, ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही दिग्गज हैं अपने अपने स्पेस के। अदानी को तो आप जानते हैं किस वजह से, और विल्मर देश की, दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनियों में से एक है। तो एक तरफा तो चीज़ ये कहती है, प्रीमियम पे लिस्ट होने की बातचीत है बाज़ार में, 25-26 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो आपको अगर अलॉटेड मल्टीपल लॉट्स हैं, से फॉर एग्जांपल, तो आप ये कर सकते हैं कि मल्टीपल में से एक लॉट को ही निकाल दीजिए और बाकी लॉट्स के साथ आप बने रहिए। अगर आपको एक ही लॉट अलॉटेड है तो आप बने ही रहिए। लिस्टिंग गेन के लिए मेजर ब्रोकरेज हाउसेज ने सब्सक्रिप्शन की राय दी थी। अगर आपको फुल्ली अलॉटेड है, पूरा लॉट मिल गया है एक ही लॉट में, और आपका एपेटाइट इतना बड़ा नहीं है, लिमिटेड पूंजी है आपके पास, तो आप आधा प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। अगर कल डिस्काउंट पे लिस्ट होता है, मान लीजिए प्रीमियम पे लिस्ट नहीं होता और डिस्काउंट पे लिस्ट हो जाता है, जिसके चांसेस थोड़े कम है वैसे तो, लेकिन अगर ये डिस्काउंट पे लिस्ट होता है तो आप वेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको तब भी रीजनेबल ठीक ठाक पैसा बन रहा है तो आप निकल जाइए, वरना वेट कर लीजिए, दोबारा नीचे के लेवल आने दीजिए, उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। यूजुअली अदानी ग्रुप की ऐसी कोई कंपनी नहीं है 2015 से लेकर आज तक के जो आंकड़े कहते हैं जिसने अंडर परफॉर्म किया हो सो फार। मिनिमम परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी भी वहाँ से बहुत ऊपर है उन लेवल से। तो चांसेस आर थिनली लो,
लेकिन इस तरह की कुछ रणनीति को आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फंडामेंटल ट्रैक करते हैं और आपको लगता है कि नहीं वैल्यूएशन महंगी है, मैं नहीं रहना चाहता, तो आप सोचिए मत, निकलिए और किसी और पैसा किसी और रकम में डाल दीजिए। तो आपको डिपेंड करता है आपका होराइजन क्या है, क्या सोच के आपने पैसा डाला, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। ओके, शुड वी बाय ऑन डिप्स इन HDFC लाइफ? सर HDFC लाइफ के केस में दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला तो एक ग्रुप अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए साथ साथ ये भी नीचे आए जा रहे हैं, पूरा ही नीचे आ रहा है। HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, HDFC AMC, HDFC लाइफ सभी नीचे हैं, अपने साल के लोज के आसपास हैं। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, किसी भी ग्रुप की कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ खराब नहीं है, वो है। थोड़ा ऊपर नीचे स्टॉक जरूर कर रहा है, ऑब्वियसली बात एक तरफा तेजी के बाद नीचे आ रहा है सब के सब। महंगे हैं HDFC लाइफ स्पेशली एंड HDFC AMC दोनों महंगे हैं, तो इसलिए वो बाजार राइट साइज करने की कोशिश कर रहा है। कंसर्न ये माना जा रहा है कि केसेस कोविड के ज़्यादा हैं, तो इसलिए इनको वो भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। क्लेम सेटलमेंट भी इनका हायर साइड पर आ रहा है, लेकिन क्लेम सेटलमेंट हायर साइड पे तो प्रीमियम भी गोइंग फॉरवर्ड हायर साइड पे ही होगा, तो वो भी मार्केट शायद डिस्काउंट करेगा गोइंग फॉरवर्ड। ब्रोकर हाउसेज टारगेट 800, 850, 900 रुपये के ही हैं नंबर्स के बाद, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एक्सट्रीमली हैवी टाइम फ्रेम है, आपको लगता है कि आप में पेशेंस बहुत है, तो आप आराम से इसके अंदर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका पेशेंस उतना है कि आप लॉन्ग टर्म सोच के 3 महीने में ही परेशान हो जाए, 6 महीने में परेशान हो जाए, तो आप अवॉइड करिए, क्योंकि इक्विटी साइज़ बड़ा है, 377 करोड़ शेयर है मार्केट्स में। तो इस तरह का कुछ चीज़ें हैं इसके साथ। एक ही फ्लॉ है कि इसमें ऊपर के लेवल पे स्टैंडर्ड लाइफ अपना माल बेच देता है, लेकिन कंपनी के इंडिविजुअल बिजनेस के हिसाब से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, वो मार्केट गोइंग फॉरवर्ड ईज आउट करेगा, या तो शेयर नीचे आएगा या प्रॉफिट ऊपर जाएगा, तो वो एडजस्ट होने में जो टाइम लगेगा वही टाइम तक आपको होल्ड करना है। तो उसलिए अगर आप में पेशेंस है तो आप बने रहिए, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके, ITC में परेशान हो गए सर। ITC अगर आप डिकेड्स के हिसाब से सोचेंगे तो इज़ अ वंडरफुल स्टॉक, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छे फंडामेंटल, बहुत अच्छी ग्रोथ। लेकिन अगर आप महीनों और सालों के हिसाब से सोचेंगे तो ITC वहीं खड़ा है पिछले 3-4 साल से। सो डिपेंड आपका टाइम फ्रेम क्या है। अगर आप में इतना पेशेंस नहीं है तो आप निकल सकते हैं। कंपनी अच्छी है HDFC लाइफ की तरह, लेकिन स्टॉक बुरे हैं, नहीं चलते हैं। तो अगर आप में इतना पेशेंस नहीं है तो आप निकल जाइए। FMCG स्लो सेक्टर, और उसमें भी बहुत स्लो स्टॉक है ITC। दो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है दोनों की दोनों। तो आप उसके हिसाब से कॉल लीजिए कि आप बिजनेस में जाना चाहते हैं कि स्टॉक में जाना चाहते हैं। अगर बिजनेस में जाना चाहते हैं तो बने रहिए, स्टॉक में जाना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं। बहुत सारे एग्रेसिव स्टॉक्स हैं, उनके अंदर आप काम कर सकते हैं। ओके, टाटा पावर एट 255 फॉर ईयर 22 बने रह सकते हैं मित्तल साहब, और यहाँ ही नहीं, और आप आगे के लिए भी इसमें बने रह सकते हैं। 2022 ही नहीं, आगे भी समय दे सकते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा महंगा है ये। महंगा एज इन भाव के हिसाब से मत देखिएगा, वैल्यूएशन के हिसाब से देखिएगा। ये स्टॉक स्प्लिट होने के बाद आया है। 2008-9 में 3000 रुपये के आसपास शेयर होता था, उसके उसमें एक स्प्लिट हुआ था 1:10 या 1:5 का, जिसके बाद इस शेयर का दाम आप देख रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा कि ये थोड़ा महंगा है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए। आज वैसे भी तेज़ी में था, टोरेंट उल्टा नीचे था, ये तेज़ था, तो वैसे आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगर नीचे मिले तो आपको ज़्यादा बेटर पोजीशन मिलेगी फर्दर एक्यूमुलेट करने के लिए। ओके, अदानी विल्मर नेक्स्ट यूनिलीवर। मिश्रा साहब, मैं थोड़ा गलत जानकारी में भी रखता हूँगा। मैं हो सकता है मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि यूनिलीवर 110 साल से इंडिया में प्रेजेंस रखता है अपनी, और यूनिलीवर की इंडियन नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जो पहले HLL के नाम से जानी जाती थी, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जिन प्रोडक्ट्स में डील करती है, वो प्रोडक्ट्स इंडिया में उस टक्कर की एटलीस्ट अभी कोई कंपनी नहीं आ पाई है इतने 100 सालों में भी। हैं, डाबर है, ITC है, मैरिको है, गोदरेज है, लेकिन एक कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो अकेला उसको टक्कर दे पाए। इवन प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी है, लेकिन और हर 10 में से ऑब्वियसली बात है 9 कंपनियां HUL यूज़ करती हैं। इसके बारे में कई बार जिक्र कर चुका हूँ। 100 साल की प्रेजेंस है, कैश रिच कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, मल्टीनेशनल जायंट है। ये कुछ तो इस कंपनी के साथ ऑलरेडी चल रहा है। हर पोर्टफोलियो, हर जितने म्यूचुअल फंड मैंने आज तक देखे, उन सबके पोर्टफोलियो मोर लेस ही रहता है। अब आती है सामने इसके विल्मर। विल्मर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड जायंट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी HUL है सर। HUL और विल्मर का अभी कोई दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है। तो और विल्मर, वो HUL इंडिया में मल्टीनेशनल जायंट की एक सब्सिडरी लिस्टेड है,
जो इसकी पेरेंट यूएस में है, लेकिन अदानी विल्मर का कोई सब्सिडरी नहीं है, वो एक टाई अप है जो इंडिया में लिस्ट हो रहा है। फॉर्चून इनका मेजर प्रोडक्ट है और विल्मर की ऑलरेडी कंपनी रेणुका लिस्टेड है बाजार में, आप इसे ना भूलें। वो ऑलरेडी रेणुका को पूरी तरह से ओन करते हैं, विल्मर कंपनी करके उनकी वेबसाइट पर भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि विल्मर की ऑलरेडी कोई कंपनी इंडिया में है नहीं, वो भी है। तो इसलिए इन दोनों कोई क्लियर कट कंपैरिजन नहीं है। एक्चुअली इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक और अदानी विल्मर को बनने के लिए बहुत साल और बहुत क्वार्टर लगेंगे वो नंबर्स को दिखाने में। तो ये सब देखने के बाद ही ये सिचुएशन बनी है। कोई भी चीज़ एक दिन में इतनी बड़ी नहीं बनती, सालों लगते बनने में। तो सालों की परफॉर्मेंस देखिए फिर आप ये कॉल लीजिएगा। ओके, वेंकीज एंड गोदरेज प्रॉपर्टी। विनोद साहब, वेंकीज दो तरह के मत हैं इसमें। कुछ लोग इसे ट्रेडर स्टॉक मानते हैं जिसने अपनी टेंडेंसी दिखाई भी है, लेकिन एक तरफा चीज़ ये भी है कि कंपनी ठीक ठाक काम करती है, बिजनेस ठीक है, लेकिन ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है और सबसे बड़ी चीज़ की इक्विटी बहुत छोटी है, तो चलना चलाने में से बहुत दिक्कत होती नहीं है शेयर को। तो इस लिहाज से आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिएगा, शॉर्ट टू मीडियम नहीं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टी ऑन द कॉन्ट्ररी रियल एस्टेट की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है। रिसेंट जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुई उसकी वजह से शेयर टूटा था, कुछ पुल बैक भी आज दिखाया, लेकिन जानकार मान रहे कि नियर टर्म में इसमें एक और पुल बैक आ सकता है कि शॉर्ट बहुत खड़े हैं, वो शॉर्ट सिस्टम से कवरिंग के तौर पर निकलेंगे। कंपनी ठीक ये भी है, ग्रुप भी अच्छा है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन ये चला बहुत है। मतलब उस दिन मैंने ही ट्वीट किया था कि 2010 में अगर किसी ने ₹1 लगाया होता तो वो 3.5 या 4 रुपये बन गया होता अब तक, यानी 4 गुना ऑलरेडी चल चुका है वहाँ से 2010 से अब तक 11-12 साल में। तो इतनी बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है, इसे थोड़ा महंगा साइड पर है। सेम केस वेंकीज में भी, वो 600 रुपये का लो बना के यहाँ 2400, 2500, 2600 जो भी भाव है उस पर खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वेंकीज वैल्यू वाइज सस्ता है क्योंकि उसकी अर्निंग ज़्यादा बेटर है, वैल्यूएशन सस्ते हैं। गोदरेज वैल्यू वाइज महंगा है। तो इन दोनों को इस हिसाब से कंपेयर करिए। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वेंकी का बिजनेस यूनिक है, अलग है, और गोदरेज प्रॉपर्टी एक बड़े मास प्रोजेक्ट में है जिसमें इनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप टाइम देंगे तो प्रॉपर्टी ज़्यादा बेटर है, मीडियम टर्म के लिए आपको वेंकी ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ेगा। पीडीलाइट एंड डी मार्ट टू बाय नाउ। मित्तल साहब, ये SIP बेस्ड स्टॉक है दोनों ही, आप SIP करके छोड़ दीजिए। SIP करके कुछ स्टॉक को हमेशा आपको रखना ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, ताकि वो भाव जैसे एडजस्ट हो रहे हैं होने दीजिए, आपकी SIP चलती रही, शेयर आपके पास आते रहें। आपको छोटा मोटा ट्रेड करना है वो इज़ ए डिफरेंट थिंग, लेकिन कोर पोर्टफोलियो के शेयरों को SIP की फॉर्म में आप लेते रहिए। हर महीने 1, 2, 4, 3, 5 जो आपको सही लगे वैसे आप लेते रहिए, ताकि किसी फॉल में आपको पैनिक ना हो कि वो शेयर मेरा नीचे आ गया, बल्कि आपको अपॉर्चुनिटी रियलाइज़ हो कि हाँ वो मेरे लिए नीचे आ गया। सो पीडीलाइट, डी मार्ट उस तरह के स्टॉक हैं जिनको आप SIP वे में अपने अकाउंट में रखिए। डी मार्ट से ज़्यादा बेटर पीडीलाइट सिचुएशन में खड़ा होता है क्योंकि डी मार्ट थोड़ा वैल्यूएशन वाइज महंगा है। इसका एग्जांपल आपको HDFC लाइफ दिखेगा क्योंकि वो F&O में है, निफ्टी का हिस्सा है, लेकिन डी मार्ट F&O में नहीं है, इसलिए वो टूट नहीं सकता जल्दी। कभी ना कभी अगर F&O में आया तो शायद वो बिकवाली शुरू भी हो जाए। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखकर पीडीलाइट के साथ SIP कर लीजिए, और डी मार्ट को भी आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, वैसे भी बहुत रीजनेबली टूट चुका है हाई लेवल से। तो अगर बाजार 6000 की वैल्यू देने को तैयार था एक समय पर, 7000 की रिपोर्ट्स आ रही थी, तो आज भी 3,500-4 हज़ार में कोई बुराई नहीं है इसको लेना, आप ले सकते हैं। ओके, रीज़न फॉर टू फॉल फॉर मार्केट। जैन साहब, तेज़ी का भी क्या रीज़न था? वैसी मंदी है, कोई रीज़न नहीं है। रीज़न तो हम अटैच करते हैं उससे, बाजार में कोई तेज़ी या मंदी का रीज़न नहीं होता। क्रूड की तेज़ी डिस्काउंट कर चुका, यूक्रेन का वॉर डिस्काउंट कर चुका, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट हाइक डिस्काउंट कर चुके, ये डोमेस्टिक फ्रंट पे इलेक्शन डिस्काउंट कर चुके हैं। तो ऐसा कोई भी रीज़न जो आपको सही लग रहा हो उसको आप लगा सकते हैं इसके साथ, लेकिन या बड़ी तेज़ी के बाद ईज आउट। देखिए, इंडेक्स चलता ही रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है, सालों से चल रहा है। 4000 से 4200, 6000, फिर नीचे 4000, 3500, ये निफ्टी ने पहले के ज़माने में दिखाया था, और आज 18000 खड़ा है। ऐसे 18000, 17000, 16000, 12, 14000, फिर वापस 20000, ये सब होता रहेगा। आपको अपने स्टॉक्स पे फोकस करना है और उन पे फोकस करना है जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी है और ग्रोथ हो। इन दो चीज़ों को आप पकड़ के रखिए, शेयर अपने आप वो भाव एडजस्ट कर देगा कभी ना कभी, जहाँ प्रॉफिट है, ग्रोथ है। मिसाल के तौर पर जुबिलेंट फूड आज आपको 3200-3300 दिख रहा है, स्प्लिट आ जाएगा कुछ दिन बाद, बिलीव मी कुछ सालों बाद ये वहीं खड़ा हो जाएगा आके जहाँ था। यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि ये वो ग्रोथ दिखा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो मेंटेन चल रही है। अब वो एक बेसिक लेवल पे तो मेंटेन है ही, कितनी तो ग्रोथ आएगी, उसके ऊपर आनी। TCS लाइकवाइज, बायबैक का प्राइस 4500 है और अभी भी शेयर 3600, 3800, 3700 घूम रहा है। आज नहीं तो कल वो प्राइस को मैच करेगा ही, बायबैक के प्राइस को इधर, या फिर ग्रोथ जिस तरह की मेंटेन कर रही है उससे ऊपर भी।
ऐसे ही मल्टीपल टाइम्स होता है तो अभी भी होगा, क्योंकि कंपनी ग्रो कर ही रही है। बेस बड़ा हो गया इसलिए क्वार्टर के नंबर थोड़े छोटे लगेंगे, साल दर साल ग्रोथ थोड़ी नीचे आ जाएगी तो उसका रिएक्शन एक दिन के लिए आता है, 10% 12% फॉल आता है। हमें लगता है वही बुरा समय आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आराम आराम से आप शेयर लीजिए, बाजार भागा नहीं जा रहा कहीं भी, जो नीचे आ रहा है मौका है वो आपके लिए। ओके, बेस्ट टाटा स्टॉक टू बाय नाउ एक्सेप्ट टीसीएस। अग्रवाल साहब, सबसे बेस्ट स्टॉक को तो आपने खुद ही मना कर दिया। एक्सेप्ट टीसीएस, टाटा कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं, पहले ही मैंने इसके बारे में कई बार जिक्र किया, फिर करता हूँ। उसको आप देख सकते हैं। टाटा स्टील को आज मैं सुन रहा था, उनके प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं, एग्रेसिव प्लान्स हैं, लेकिन मेटल स्पेस में तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। टाटा एलेक्सी बहुत अच्छी कंपनी है, अगर नीचे मिल जाए तो। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऑल सब में सबसे अच्छा टीसीएस, जिसके कैश से सब ग्रो प्रॉस्पर कर रहे हैं, उसके कैश को आप क्यों छोड़ सकते हैं, उसको आप क्यों छोड़ रहे हैं। आराम से उसको अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए और शांति से बैठिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके अलावा। ओके, आईटीसीज वैल्यू स्टॉक और मिथ। विक्की साहब, आईटीसी ने अभी डिविडेंड दिया 5.5 रुपये का और 10 रुपये पहले दे चुका है। 220 रुपये के हिसाब से 10 रुपये डिविडेंड बैठता है, 5% की यील्ड, और 220 रुपये के हिसाब से ही 5-5.5 रुपये डिविडेंड बैठता है, करीब 2.5 से 3% की यील्ड। तो ऑलरेडी वैल्यू मिल तो रही है आपको धीरे धीरे, स्टॉक वहीं खड़ा है और डिविडेंड मिले जा रहा है। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको, वहीं घूम के फिर आ जाएगा 220 पे, एडजस्ट होगा 5 रुपये नीचे, फिर घूम के वहीं आ जाना है। तो इतने महीनों सालों से डिविडेंड तो दे ही रहा है। ऐसे एक डिविडेंड स्टोरी आपको ओरेकल में दिखेगी अब, अगर आप गौर करना चाहते हैं तो। डिविडेंड आने वाला है मार्च क्वार्टर में उसका, और शेयर ऑलरेडी आ चुका है कहीं 3600 की रेंज में या 3200-3300 की रेंज में। तो ये यील्ड पर 200 रुपये डिविडेंड देती है, ये यहाँ पर 6-6.5% की यील्ड तो ऑलरेडी बैठ रही है। तो इस तरह की स्टोरीज को पकड़िए। ऐसा कुछ नहीं आईटीसी में, आईटीसी सही में वैल्यू है, बट पेशेंस बहुत चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, इक्विटी इतनी बड़ी है, 1220 शेयर है, 1220 करोड़ शेयर है, इंडिया की आबादी का 10 टाइम्स। तो चलने में टाइम तो लगेगा ही ना, तो इसलिए धीरे धीरे चलता है या स्लो, बहुत स्लो चलता है। जितनी बड़ी इक्विटी उतना मुश्किल चलना। और इस बड़ी इक्विटी के एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूँ, फिर दे देता हूँ। वोडाफोन, यस बैंक, आईओसी, ओएनजीसी एंड आईटीसी, ये 5 नाम है जिनकी इंडिया की सबसे बड़ी इक्विटी है। तो उनकी सिचुएशन आपको पता ही है। सबसे छोटी इक्विटी में आते हैं एमआरएफ, उसमें आते हैं फूड्स.इन नहीं, वो मार्स की जो इंडियन लिस्टेड कंपनी है वो। ये कुछ कंपनियां जिनकी बहुत छोटी इक्विटी है, ये पहले मैंने ट्विटर पे शेयर किया, आप देख लीजिए वहाँ पर। लेकिन इस तरह ही कंपनियों के साथ यही प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी इक्विटी है तो प्रॉफिट ऑलरेडी डाइल्यूटेड है। जो भी कंपनी का प्रॉफिट डाइल्यूट होगा वहाँ अपने आप ही ग्रोथ स्लो हो जाएगी। लाइकवाइज आप उसको देखिए, रीड करिए और उसके अकॉर्डिंग आप कॉल लीजिए। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊँगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनके सवाल मैं नहीं ले पाया, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। बाजार टूट रहा है, टूटने दीजिए, ऐसा पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है। और बढ़िया शेयर को आइडेंटिफाई करिए, लिस्ट बना के रखिए और धीरे धीरे पैसा उसमें डालते रहिए। एक्यूमुलेशन का टाइम होता है ऐसा टाइम। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।